आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का हवाले दुनिया पर इस्तकबाल करता हूं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के फूलपुर विधानसभा अंतर्गत। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एमएलए शाम बहादुर जी। ये हम सीधा बातचीत करेंगे आज फूलपुर पवई से पूर्व विधायक शाम बहादुर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सहकर्मी का। सबसे पहले पहला सवाल ये है कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से आपकी पार्टी का और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दावा है, आखिर किन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे आप लोग? देखिए, मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारे जितने भी प्रवक्ता डिबेट्स में बैठते हैं या जितने भी हमारे कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करते हैं और हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो कहीं भी अगर हम लोग चैलेंज करते हैं इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर, कोई नेता, कोई साथी, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर 5 बिंदुओं को छोड़कर अगर वो हमसे डिबेट करे, बहस करे, तो उसके पास मुद्दा मानेंगे। वो पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लव जिहाद, ऐसे 4-5 टॉपिक अगर आप छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई एजेंडा नहीं जिस पर वो काम कर सके। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए कार्यों को उत्तर प्रदेश में 5 सालों से योगी बाबा की सरकार सिर्फ फीता काट रही, और उनका एक भी काम जो है कहीं आप नहीं बता सकते। आप भी पत्रकार हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं तो आपको भी मालूम है कहीं भी कोई ना कोई प्रशासनिक काम हो पाया, ना कोई विकास का काम हो पाया, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम हो पाया, ना कोई मेडिकल के क्षेत्र में काम हो पाया, और मैंने कोई भी काम नहीं कर पाए। वो छात्रवृत्ति तक नहीं दे पाए नौजवान साथियों को। बेरोजगारी भत्ता की तो बात छोड़िए, जो छात्रवृत्ति छात्रों को मिलती थी वो भी नहीं दे पाए। तो क्या पढ़ाई और क्या देश को सुधारेंगे, प्रदेश को सुधारेंगे? उनके पास एजेंडा नहीं काम करने का। जैसा कि अभी आपने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी के जो काम है उन पे फीता काट रही है बीजेपी। सोशल मीडिया पे अभी हाल ही में किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि जो बुआ जी का काम था उसको बबुआ जी ने फीता काटा, और जो बबुआ जी ने काम किया उसको लेकर योगी जी ने फीता काटा। ये तो होता आ रहा है प्रदेश में। हम आपको बता रहे हैं, बुआ जी के समय में जैसे बुआ जी कहते हैं तो मायावती जी को संकेत करते हैं, तो ठीक है, वो हमारे नेताजी के समकक्षी नेता रही हैं, 4 बार इस देश के सबसे बड़े प्रदेश मुख्यमंत्री रही हैं, तो हम उनको सम्मान से बुआ जी कहते हैं। हम कहीं ऐसा नहीं करते कि हम आज़ाद भारत में 75 साल आज़ादी में अभी जब चुनाव हुआ है प्रमुखी का, तो हमारी माताओं बहनों की साड़ियाँ खींच करके द्रौपदी की तरह से नंगा किया गया। हम कहीं नारी के सम्मान के खिलाफ नहीं जाते। ये अलग बात है कि मायावती जी हमारे दल के खिलाफ हैं, हमारे दल के खिलाफ उनकी सोच है। हम गठबंधन बनाकर भी काम करना चाहे लेकिन वो भाग खड़ी हुई। लेकिन उसके बाद भी हम चाहे उन्हें बुआ कहें, चाहे मायावती जी कहें, चाहे बहन जी कहें, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी कहें, हमारा कोई भी समाजवादी साथी आदर से ही हमारी महिलाओं का नाम लेता है। हमारी सरकार और हमारे साथी कभी साड़ी खींचने का काम नहीं किया। शाम बहादुर जी, आप भी पूर्व विधायक रहे पवई फूलपुर से। फूलपुर सबसे आजमगढ़ में यूँ तो 10 सीटें हैं विधानसभा की, लेकिन फूलपुर काफ़ी असर रखती है और उसकी बड़ी अहमियत है। देश की निगाहें फूलपुर सीट पे टिकी होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो हाल ही में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया कि आखिरी समय में लोग वहीं पे जाते हैं, जिसको लेकर काफ़ी ट्रोल भी उन्हें किया जा रहा है, तो उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथी हैं। लोग अगर जाते हैं हज को मक्का में और वो फौत कर जाते हैं वहाँ, तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि सीधे जन्नत में गए। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में कहा गया है कि जो काशी में मरता है वो सीधे जन्नत में जाता है। तो अब ये सरकार सीधे जन्नत में जाने वाली है, क्योंकि इसने लोकतंत्र के इस महासमर में ये कोई लड़ाई नहीं जीत पाई। इसने नौजवानों का, किसानों का, दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का, छात्रों का, मुसलमानों का, किसी का कोई हित नहीं किया। अगला सवाल हमारा शाम बहादुर जी ये है, अभी आपने मुझे कहा तो मैं किसी कम्युनिटी का नहीं हूँ बल्कि हिंदू मुस्लिम में इस वक्त एक रिपोर्टर एज अ जर्नलिस्ट। और दूसरा सवाल मेरा यह कहने का सेंस ये है कि ये भारतवर्ष मतलब सदियों सदियों पुराना देश है और इसकी अपनी संस्कृति है। हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब में हिंदू मुस्लिम साथ चलने का सिस्टम है। तो ये देश जातियों से बना हुआ है। आप उससे ना भाग सकते ना मैं उससे भाग सकता। अगर उससे हम भाग सकते तो योगी बाबा मुख्यमंत्री होते ही मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से नहीं धुलवाते। आपको मैं बताऊं,
कि वो लोग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। शिवपुराण में लिखा हुआ है यदोर वंशा नरा सुत्वा सर्व पापे प्रमुचते यतो यतीर्णा भगवना परमात्मा नरह कृति। कि यदुवंश का कोई अगर नाम ले लेता है तो उसके तब तक के पाप तर जाते हैं, क्योंकि यही ऐसा वंश है जिसमें भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया था। ऐसा उन्हीं के मनीषियों ने लिखा, हमने नहीं लिखा, हम तो पढ़ रहे हैं जो लिख दिए हैं। हम उनकी लिखी हुई चीज को आपको बता रहे हैं। तो क्यों लिखा होगा उन्होंने? ऐसा हो रहा होगा हमारे वंश में, हमारी बिरादरी में, तब उन्होंने लिखा होगा। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री को लोकतंत्र है, इसमें तमाम मुख्यमंत्री आए हैं, गए हैं, आएंगे, जाएंगे। हार जनता का अधिकार है, उसने हराया हमारे पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमने हार स्वीकार की। हमने लोगों के बीच जाकर के संघर्ष किया, लोगों को जगाया। आज जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो जहां हम 224 से 47 पे आ गए थे, वहाँ भारतवर्ष की और खास करके उत्तर प्रदेश की जनता जो है अब इस तरह की मिजाज में है, इस तरह का मिजाज बनाए हुए है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का नेतृत्व बनाए हैं। आदित्यनाथ जी कह रहे हैं अखिलेश जी 403 ही सीट पूरी ले लेते, 400 पार उन्होंने गलत। देखिए, देश के अंदर दिल्ली का विधानसभा का चुनाव उदाहरण है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ 3 सीटें ही पाकर रह गई, बाकी सीटों पर आप पार्टी जो नई बनी थी उसका कब्जा हो गया जी। तो अगर जो है 97% वो जीत सकती है तो हम 99 क्यों नहीं जीत सकते, हम 98 क्यों नहीं जीत सकते? इसमें कौन सा ताज्जुब है? तो यानी ये तय है कि 2022 में आप लोग की सरकार बनने जा रही है? ये तो 1000% तय है। मैं आपको एक गणित बता रहा हूँ, आपकी उम्र अभी कम है, हम आपको राजनीतिक अनुभव बता रहे हैं कि 130 सीटों का पूर्वांचल है। 2012 में इसका आधा भी माहौल नहीं था समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो 130 सीटों में समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में 98 सीटें जीती थी। और आज जो है इतना तगड़ा वातावरण है कि हर आदमी अखिलेश यादव के नाम की, अखिलेश यादव के निशान की बटन दबाना चाहता है जी। आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं शेष रह गया, एक सतीश मिश्रा जी को छोड़कर, कि जिसका आप नाम बता सकें। और दलों से भी लोग चलते चले आ रहे हैं। अभी तो चुनाव घोषित होना है, अभी तो आचार संहिता लगनी है, अभी तो हाउस चल रहा है। आज कल परसों 3 दिन का हाउस है। अभी देखिए इसके बाद कितने लोग भाग कर आते हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से आप लोग की ये कोशिश है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए और विकास के मुद्दों पर बन जाए, तो लेकिन वही प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए ये लाल टोपी वाले रेड अलर्ट हैं। तो इस तरीके का जो मैसेज दे रहे हैं प्रधानमंत्री, उस पर क्या जनता पर असर कुछ होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का कोई एजेंडा नहीं था, उनकी कोई सोच नहीं थी। मैं इस क्या कहने में जरा भी गुरेज नहीं करता, जरा भी संकोच नहीं करता कि प्रधानमंत्री देश के भामाशाहों के हथेली में, देश के कारपोरेट की हथेली में, देश के व्यापारियों की हथेली में ऐसे घूम रहे हैं, गलबहियाँ किए उनसे। और मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दे करके देश में कोई ऐसी बड़ी संस्था, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, चाहे वो आपका संवैधानिक संस्थान हो, कुछ भी बेचने से बाकी नहीं लगा इन्होंने। रेल बेच दी, बेल बेच दिया। क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने कि किसानों, नौजवानों के बेटे जो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं उनको हवाई जहाज में यात्रा कराऊंगा। हवाई जहाज भी बेच दिया, आपको अच्छे से मालूम है। हवाई अड्डे भी बेच दिया, आपको अच्छे से मालूम है। सवाल विधायक जी यहाँ पर यही होता है कि जब सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री या उनकी सरकार बेच रही थी तो विपक्ष आखिर इतना कमजोर क्यों था? क्या विपक्ष को ये डर सता रहा है कि बुलडोजर चल जाएगा हमारी संपत्तियों पर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भारतीय जनमानस ने विपक्ष बनने ही नहीं दिया। आपको जानते भी हैं, नहीं जानते तो मैं आपकी स्मृति में ला रहा हूँ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कोई विपक्ष ही नहीं, कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते, क्योंकि 10% सीटें। इतना जानता हूँ कि लोग कहीं न कहीं डरते हैं बीजेपी से। लोग कहेंगे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, आवाज कोई नहीं उठा रहा है, सड़कों पे आके लोग डर रहे हैं कहीं हमारी संपत्ति कुर्क न कर दी जाए। देखिए, 2 चीजें हैं। योगी बाबा की सरकार ने, मैंने जो पहले आपसे जवाब दिया, हिंदू मुस्लिम एक जाति को तोड़ने का, या इनके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू मुस्लिम करने के अलावा, उसी पर वोट, पाकिस्तान पर, लव जिहाद पर, तो उसी एजेंडे पर इन्होंने कहीं मुख्तार अंसारी की संपत्ति
डिमोलिश की, बुलडोजर चलाया तो कहीं अतीक अहमद की कहीं उनकी की कहीं उनकी। ओम प्रकाश राजभर जी आजकल हमारे साथ हैं, आप जान रहे हैं अच्छे से। उनके आने से ऐसा करंट बना हुआ है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोट पोल होता है, तो बताओ सीधे 15,000 का फायदा है। वो करंट कभी MIM के साथ भी था, कभी MIM के साथ नहीं था। आपकी जानकारी अब मैं कहूँ कि नहीं है तो ठीक नहीं है। वो करंट MIM के हवाले से एक तंजीम बनाना चाहता था, एक गठबंधन बनाना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि MIM हमारे अनुकूल नहीं है। जो उनको लगा कि हाँ ये हमारे अनुकूल है तो उन्होंने गठबंधन बनाया। सवाल मैं जो कर रहा था आपने उसको टाल दिया। मैं ये कह रहा था कि उसी पर उन्होंने, उसी हिंदू मुस्लिम पर उन्होंने एक कारनामे किए हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे योगी जी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की पराकाष्ठा बनी रहे, संवैधानिक अधिकार बने रहें। जो हमारे मनीषियों ने, जो हमारे पूर्वजों ने अधिकार दिया है, जो हमारे देश की संस्कृति रही, गंगा जमुनी तहजीब की जो हमारी एकजहती की संस्कृति रही है, उसको कायम रखना समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है। आप देखिए 2014 से लेकर अब तक देश में एक ऐसा माहौल तारी हुआ है कि आप कहीं भी किसी भी आबो हवा में जाएं तो यही आपको मिलेगा, हिंदू मुस्लिम एकजहती टूटने का, हमारी संस्कृति टूटने का, हमारा संविधान टूटने का। 128-30 संशोधन हो चुके संविधान में। अभी आपने मुख्तार अंसारी का भी जिक्र किया था तो याद आया, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, उनका यह कहना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, तो इसको लेकर कहां तक सहमत हैं? देखिए 50 मुकदमे उप मुख्यमंत्री पर हैं और 50 मुकदमे मुख्यमंत्री पर थे, सब उन्होंने वापस ले लिए। और मेरी निजी जानकारी है कि अभी 20 मुकदमे ऐसे हैं जो लिखे ही नहीं गए हैं। न जाने कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, तो इतना घटिया लॉ एंड ऑर्डर तो मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश में और देश में है। आप देखिए बलात्कार का प्रतिशत 2 गुना हो गया, हत्याओं का। आप उनके विधायक हैं सेंगर, हमारी पार्टी में थे, उसमें चले गए, हमारे साथ MLA थे वो। उसके बाप को ट्रक ने कुचल दिया, उसके चाचा को ट्रक ने कुचल दिया, और क्या क्या नहीं हुआ। और गृह मंत्री थे चिन्मय आनंद, उनका देखिए 42 वीडियो एक लॉ की स्टूडेंट ने, लड़की ने जारी किया, कुछ नहीं हुआ। हमारे गायत्री प्रजापति का कुछ नहीं हुआ और आजीवन कारावास चले गए। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? रोज हत्याएं हो रही, रोज बलात्कार हो रहा, रोज चिन्हती हो रही, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? जी। तो विजय रथ यात्रा जो पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी लोगों से संवाद कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा भाई इसमें? कहीं ना कहीं नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि 130 सीटों में 98 सीटें 12 में जीते थे, जब ऐसा वातावरण नहीं था, जब ओम प्रकाश जी का गठबंधन नहीं था, जब कृष्णा पटेल का गठबंधन नहीं था, जब संजय सिंह चौहान का गठबंधन नहीं था, जब प्रजापति जी का गठबंधन नहीं था, ये सब चीजें, महान दल का गठबंधन नहीं था, तब हमारी पार्टी ने 130 में 98 सीटें जीता था। और आज पूर्वांचल और उसके अगल बगल के जिलों को जोड़ करके मेरी निजी जानकारी जो मैं एनालाइज करता हूँ, 144 सीटें ऐसी बनती हैं कि 144 सीटों में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल प्लस 3-4 जिले और पूर्वांचल से जो अलग हैं उनको जोड़कर 144 सीटों पे समाजवादी पार्टी मेरी रीडिंग में आज जीत रही है। आजमगढ़ में 10 जीत रही है, जौनपुर में 9 जीत रही है, मऊ में किसी का खाता नहीं खुलेगा, बलिया में जो विरोधी थे चौधरी साहब वो भी आ गए, तो उपेंद्र तिवारी का कहीं पता ही नहीं चलेगा। तो बलिया में, मऊ में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, श्याम बहादुर जी, इतना तो मैं बता रहा हूँ आपको, अंबेडकर नगर में उनका खाता नहीं खुलेगा। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से जातवाद को लेकर हमेशा से वोट पड़ते रहे हैं, मंदिर मस्जिद एक बड़ा मुद्दा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और बीजेपी के लोग उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं। तो क्या 2022 में डेवलपमेंट को लेकर जनता वोट करेगी या फिर मस्जिद मंदिर को लेकर? देखिए, जो 14 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और 12 में असेंबली का, उस समय यहाँ जो बहुत से नौजवान खड़े हैं ये वोटर नहीं थे, ये माने एडल्ट नहीं थे, समझ रहे हैं आप। जैसे बिल्कुल नौजवान जो थे उनको इतना जानकारी मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का नहीं था आज। और वो समय एक पीढ़ी ऐसी थी जो कम पढ़ी लिखी थी। आज ये नौजवान सब ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें भाजपा कोई योगदान नहीं। हमारी सरकार होती उस तो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता, किसी और की होती, बहन जी की होती, किसी की होती, कांग्रेस की होती, सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई पूरी हो गई थी तो एक निर्देश आता। और अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम बनवा रहे हैं मंदिर, हमने फैसला कराया है, तो इसका मतलब है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ ही
जुडिशरी पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कब्जा किया है, तो उस कब्जे से उन्होंने इस निर्देश को कराया है। तो आप समझ लो कि देश के अंदर लोकतंत्र की जो पराकाष्ठा है वो धूमिल हो रही है, लोकतंत्र कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है कि हर चीज़ों पर कब्जे के साथ वो मैंने अपरोक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनकी जो कमेटी है वो भी हमारे कहने पर आदेश करती है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम बहादुर जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ हमारे साथ पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी, जिनसे हमारी खास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाब को लेकर। आपको बता दें, आप नाजरीन को बता दें, उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाब 2022 में होने वाला है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमेशा ही जात और धर्म की राजनीति होती रही है, जबकि इसका डिसीजन भी आ चुका है। लेकिन श्याम बहादुर जी का ये कहना है कि इस बार डेवलपमेंट यानी कि विकास को लेकर यहाँ की जो आवाम है वो वोट करेगी और आने वाले 2022 में ये तस्वीर बदल जाएगी। और इनका ये भी कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश में वो बद से बदतर है और सरकार बिल्कुल करप्ट है उत्तर प्रदेश की। आने वाले 2022 में जनता सरकार बदल देगी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अहवाल दुनिया के साथ। मैं उमैर आज़मी इसी शेर के साथ आप तमाम नाजरीन से विदा चाहता हूँ। मुलाकात होगी अगले एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न बह जाए, हमारी नफरतों की आग में सब कुछ न जल जाए कि हम दोनों को आइंदा इसी बस्ती में रहना